अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कुछ रोज़ कबल ही हमने जिक्र किया था कि इस हुकूमत को दरपेश कई चैलेंजेस हैं, जिनमें से कोरोना वायरस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी दूसरी लहर के खदशात का इजहार कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी किया। और जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो भी कई रोज़ से ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस को आसानी ना लिया जाए और वो तमाम तर जो SOPs हैं, जिसमें मास्क पहनना लाजमी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसमें वो तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर पहली लहर के दौरान की गई थी, उनको अपनाना ज़रूरी होगा, क्योंकि दूसरी लहर का खदशा मौजूद है और कोरोना के केसेस बढ़ भी रहे हैं। और ऐसा ही हमने दुनिया भर में भी देखा है कि दूसरी लहर के हवाले से कई ममालिक में तो बड़े सख्त इकदाम लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि NCOC की जानिब से नई हिदायत भी जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि तमाम तर अफराद जो गवर्नमेंट ऑफिस में हो, प्राइवेट ऑफिस में हो, इवन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, मास्क पहनना लाजिम होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के हवाले से कहा गया कि रात 10 बजे शादी हॉल हों, रेस्टोरेंट्स हों, उनको रात 10 बजे तक बंद कर देना चाहिए और 6 बजे पब्लिक जो पार्क्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। ये वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर हैं जो कि कोरोना वायरस के स्प्रेड, जो दूसरी लहर है, इसके स्प्रेड को रोकने में कामयाब हो सकती हैं और होती भी यही है कि आपने अभी तक, क्योंकि जाहिर है कोई वैक्सीन नहीं है, तमाम तर एहतियाती तदाबीर के तहत ही आपने कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकना है। पिछले 24 घंटों में मैं ज़रा स्टैट्स का जिक्र करती चलूँ, क्योंकि ये बारहा आ रहा है कि बार बार केसेस जब रोज़ाना के हवाले से जब आप अपना कोविड डैशबोर्ड देखते हैं तो अब आप देखेंगे कि देयर हैज़ बिन अ राइज इन द कोरोना वायरस केसेस। मुल्क भर की सूरत हाल में आपको बता रही हूँ कि पिछले 24 घंटों में 908 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 16 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। अच्छी खबर यह है कि 824 अफराद जो हैं वो सेहतयाब भी हुए हैं। पूरे 24 घंटों में अगर मैं टेस्ट का जिक्र करूं तो 29,449 टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। तो हमने ये भी देखा कि आज मुराद अली शाह साहब ने भी इसका जिक्र किया है। सईद गनी साहब ने तो ये भी कहा है कि हमें आने वाले दिनों में देखना होगा कि आया हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का खुला रख भी सकते हैं या नहीं। अगर मैं टोटल केसेस की आपको ब्रेकडाउन बता दूं तो सिंध भर में इस वक्त जो टोटल तादाद है कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की वो 1,44,765 है। पंजाब में 1,03,587, बलोचिस्तान 15,876, खैबर पख्तूनख्वा में 39,277 कोरोना केसेस हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी 4,211 केसेस इस वक्त कोरोना के मौजूद हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3,938 केसेस हैं। एक और चीज़ जो NCOC की जानिब से आई वो ये बताया गया कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके अलावा हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पेशावर का शुमार उन शहरों में किया जा रहा है जहां पॉजिटिविटी रेट जो है वो 2% बताया जा रहा है। अब ये जो दूसरी लहर का जिक्र है, दूसरी लहर के हवाले से ख़तरात मंडला रहे हैं, इसके हवाले से हमें NCOC की जो हिदायत हैं वो तमाम सूबों में नज़रअंदाज होती नज़र आ रही हैं। क्या ये कंप्लेसेंसी क्यों है? ये दूसरी लहर क्या बड़ी माइल्ड होगी या उतना ही ख़तरा है जितना पहली लहर की दफ़ा था? आज इसी पर बात करने के लिए नन अदर देन डॉक्टर फैसल सुल्तान, आप सब जानते हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ, हमारे साथ होंगे, जिनसे हम इस दूसरी लहर का जिक्र करेंगे। लॉकडाउन के हवाले से जो सारी चमगोइयाँ हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। जो NCOC की जानिब से एंटीजन टेस्ट की अप्रूवल भी दी गई है उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले तो इस दूसरी लहर का जिक्र कर लूँ, क्या ये दूसरी लहर का आगाज़ हो चुका है? और जिस हिसाब से केसेस में इजाफा आप देख रहे हैं, आप कुछ क्या इस तरह की कैलकुलेशंस आपके पास मौजूद हैं जिसमें यह अखज़ किया जा रहा हो कि विच मंथ्स आर गोइंग टू बी मोर डेंजरस? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा समराइज कर दिया। मेरे ख्याल से दूसरी लहर का आगाज़ डेफिनेटली हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक ये तखमीना है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ जाएगी बात, इसका बहुत सारा इन्हसार हमारे एक्शंस के ऊपर है। इसमें क्या हमारी वो सिचुएशन हो सकती है जो कुछ ऐसे मुल्कों में हुई जहाँ के दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई, अल्लाह ना करे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ये जो केसेस हैं ये इतने बढ़ें कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो दोबारा से अंडर प्रेशर आए, जैसे कि जून में हम सब ने एक्सपीरियंस किया था। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक
देखें ना मौसम पे हमारा कंट्रोल है, ना वायरस के लिए कोई वैक्सीन इस वक्त है, तो जो चीज़ एक हमारे हाथ में है वो हमारे अपने एक्शंस है, हमारी अपनी जो इख्तियार में चीज़ है वो मास्क पहनना है, फासला रखना है, हुजूम में थोड़ा एहतियात करना है। ये चीज़ें हम कर लें तो इंशाल्लाह हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल आएंगे। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे दूसरी लहर का आपने जिक्र किया, एनसीओसी ने हिदायत भी जारी की, लेकिन उस हिसाब से सूबे क्यों एक्टिव नज़र नहीं आ रहे? आज भी पूरे दिन की ये रिपोर्टिंग भी आप देखते रहे होंगे कि कोई भी शहर उठा लें आप पाकिस्तान का, लोग मास्क नहीं पहन रहे, और ना ही सूबाई हुकूमतों की जानिब से और ना ही इंतज़ामिया की, जो शहरी इंतज़ामिया उनकी जानिब से कोई खातिर खा इकदामात लिए गए हों, एक्सेप्ट फॉर इस्लामाबाद जहाँ पर मास्क ना पहनने पर दफ़ा 144 के निफाज का कल ही बता दिया गया था। अच्छा, ऐसे है कि अभी तक हमने पिछले चंद माह में जब से ये कोरोना वायरस की एपिडेमिक आई और हमने इसको टैकल करना शुरू किया, तो हमने एक ये चीज़ देखी कि जब भी कोई इंतज़ामी फैसला होता है और उसका एक्शन शुरू होता है तो थोड़ा उसमें एक लैग टाइम होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, 1-2 दिन लगते हैं अपना पूरा असर दिखाते। तो मैं आज बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन तो दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आध दिन में जैसे जैसे हम थोड़ा सा उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं और जैसे जैसे जो इंतज़ामी मशीनरी है वो अपने एक्शन में आती है, तो 1-2 दिन लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक आध दिन देखिए, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो एक्शंस हैं इससे फ़र्क पड़ेगा और इसकी जो कंप्लायंस है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि इन जनरल अगर आप ये देखें तो एक तो जाहिर है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा उरूज पर है इस वक्त कि ये एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर है बहुत से लोगों की, या शायद वो वक्त के साथ साथ जैसे एक कंप्लेसेंसी फैक्टर आ जाता है, वो भी हमें लोगों में भी नज़र आता है और सूबाई हुकूमतों में भी नज़र आता है कि एनसीओसी में जाहिर है सबकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, लेकिन इस पर जो सिर्फ हम अपील कर रहे हैं अभी तक। आप मुराद अली शाह साहब को भी देखिए, उन्होंने आज अपील की है लोगों से कि प्लीज़ आप मास्क पहने, एनसीओसी भी अपील कर रहा होता है, दीगर पंजाब हुकूमत को भी आप देख लें, लियाकत शेवानी साहब जो तर्जुमान बलोचिस्तान है वो भी है कि आप इसको खुदारा इसको सही ले, लेकिन जब तक वो एक्शंस नहीं लिए जाते जैसे पहले हुए, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में हो, कंप्लीट लॉकडाउन में हो, टाइम स्टैगरिंग ऑफ मार्केट्स हो, जब तक वो सीरियसनेस माजरत के साथ इस पॉपुलेशन में हमें नज़र नहीं आती। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है जी। मैंने तो कल परसों भी ये कहा था कि ये गुफ्तगू का वक्त ख़त्म हो चुका है, थोड़े से एक्शंस नहीं लेंगे तो ये बात हल नहीं होगी। अच्छा, और चलें, बात सबसे पहले तो तंबीह से ही शुरू होती है ना। आप एक वार्निंग करते हैं, 3% हमने आज कल क्रॉस किया, जो बहुत दिनों के बाद, कई हफ्तों, अगस्त के बाद हमने जाके 3% की एवरेज क्रॉस की। तो चलें, पहला तो आप वार्निंग सिग्नल ही देते हैं, मगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम सिर्फ सिग्नल्स में रहें, हमें एक्चुअल एक्शन करना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया कि उसमें जो सूबाई और लोकल इंतज़ामिया है, जब वो एक्शन करेगी तो खुद ब खुद असर आना शुरू होगा। अब एक चीज़ जो हुई है, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, अमूमी तौर पर ग्लोबली भी देखी गई, वो एक कंप्लायंस फटीग भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग भी है। और चूंकि हमारे नंबर्स उस तरह अभी नहीं हैं जिस तरह के जून में थे फॉर एग्जांपल, तो शायद मुमकिन है कुछ लोगों का ये ख्याल हो कि नहीं जी हमारी दूसरी लहर बड़ी नहीं हो सकती। आपने शुरू में ही बड़ा अहम सवाल पूछ लिया। कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि अगर हमने एहतियात ना की तो हमारी दूसरी लहर जो है वो पहली से भी बड़ी ना हो। तो ये किसी किस्म की हमें इसमें जो बेएहतियाती है वो हम बाद में भुगतेंगे, और देखिए हम इसको डबल भुगतेंगे। आज हम सोच रहे हैं कि जैसे अभी जो कमर्शियल एक्टिविटी हमने कहा जी 10 बजे बंद कर दें, रेस्टोरेंट्स बंद कर दें। अब हम ये नहीं चाहते कि इस सारी चीज़ को बिल्कुल इसका गला घोंट दिया जाए पहले दिन से। ज़ाहिर है ये एक इकनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे मुल्क की माशी और लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने ये बैलेंस करना है, और अगर हम ये बैलेंस करने में नाकामयाब हुए तो हमें दोहरा नुकसान होगा। बाद में खुदा न खास्ता ज़्यादा सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे और जानों का नुकसान और हेल्थ सिस्टम पे जो प्रेशर है वो भी होगा। तो ये टाइम है कि हम थोड़ा सा, वो क्या अंग्रेज़ी का है कि वो स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, इस वक्त पहली एहतियात जो है, थोड़ी सी इब्तदाई मरहले में एहतियात आपके बाद के इक़दामात से बहुत ज़्यादा मौसर होती है और बहुत सस्ती होती है। ओके, जो जैसे आपने कहा कि जाहिर है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ केसेस, कि फिर आप तखमीना भी लगाते हैं कि क्या हमारी एहतियाती तदाबीर हैं, हम किस तरह से इससे डील कर रहे हैं सारे अवाम जो हैं, और उसी से आप ये बता सकते हैं कि कितनी सख्त या कितनी ज़ोर पकड़ती है ये लहर, खुदा ना खास्ता। लेकिन अब तक की अगर आप फिगर्स देखें तो डॉक्टर साहब, डू यू फील एज अ डॉक्टर एंड ऑफ कोर्स एज हेडिंग
all of the coronavirus situation in Pakistan, आपको लगता है कि we are getting into that danger zone? We are getting into that danger zone, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसकी वजह ये है, आप हो सकता है कुछ लोग कहें कि जी अभी तो चंद 100 केसेस हैं, 3% है, हम तो 24-25% को टच किया था। लेकिन देखें, ये एक इसकी मैं आपको क्या मिसाल दूं, एक एपिडेमिक है या ये चीज़ है, ये एक ट्रेन की मानद है। जब एक दफ़ा वो स्पीड पकड़ लेती है तो उसकी ब्रेकें लगते हुए भी टाइम लगता है। ये ऐसे तो नहीं कि साइकिल या मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ी है कि जहां हमने ब्रेक लगाई वो रुक जाएगी। ये जब एक दफ़ा तेज़ी इसने पकड़ ली तो फिर इसको रोकते हुए हमें जो उस वक्त एफर्ट करनी पड़ेगी वो ज़्यादा मुश्किल और नुकसानदेह होगी और हमारे सबके लिए तकलीफदेह होगी। मैं सबको याद कराता हूँ, सबको याद है वो दिन जिसके थ्रू गुजरे हैं, और चाहे उसको सेहत के एतबार से देख लें, ज़ाती ज़िंदगी के हिसाब से जिसमें डिसरप्शन थी, माशी तौर पे जो हमारी इकोनॉमी के साथ उस वक्त हुआ, तो ये आज हम थोड़ा सा इसमें एक्शन कर लें, हम इस चीज़ से निकल आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो पॉजिटिविटी परसेंटेज बताई जा रही है, इज इट 2% और 3%? ये कल 3 थी जी, वो तो औसतन तो पीछे एवरेज फिगर। अच्छा, तो जब ये पॉजिटिविटी रेट का मतलब ये होता है कि जितने टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसमें से 3% जो हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, इज दैट राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप कोरोना की ये फिगर्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अगर आप कंपेयर करें तो अब भी वी आर लाइक फार बिहाइंड, राइट? अभी तो जी थोड़ी सिचुएशन बेहतर है, लेकिन मैं आपको याद कराता हूँ कि आखिरी दफा जो 10 अगस्त का हफ्ता था उसमें ये फिगर्स थी। अच्छा, तो हम कई हफ्तों से हम 2% से नीचे चल रहे थे और अब हमने 3 टच कर लिया। और कोई देखें, शुरू में तो अदाद शुमार में थोड़े ब्लिप्स को ऊंच नीच होती है, आप कहते हैं चलो इसमें कोई स्टेटिस्टिकल एरर है, किसी दिन कई टेस्ट ज़्यादा हो गए, कम हो गए, एक मार्जिन आप देते हैं। लेकिन जब इतने दिन गुजर जाए और उसके बाद एक कंटिन्यूसली वाज़े तौर पे एक ट्रेंड हो, तो फिर ये छोटी फिगर्स को भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये आइंदा आने वाले दिनों की अक्कासी करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा हम क्या किसी सूरत, जब पहली लहर भी आई थी उसमें भी बड़ी डिमांड थी कि जी आप टेस्ट करें और आप देन यू ट्रेस देम और ये सारी चीज़ें करते हैं, क्या रैंडम टेस्टिंग अभी भी हम नहीं कर सकते? मे बी दैट कुड सेव ईच प्रोविंसेस डूइंग सम काइंड ऑफ रैंडम टेस्टिंग विल एटलीस्ट फाइंड आउट कि क्या रेशियो चल रहा है, किन एरियाज़ में ज़्यादा हो रहा है, उससे काफ़ी चीज़ें शायद हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, रैंडम से शायद मेरे ख्याल से आपका कहने का मकसद गालिबन यही कि एक सिस्टमैटिक टेस्टिंग नॉन सिम्पटैटिक लोगों की। अच्छा, वो सिस्टमैटिक टेस्टिंग जो है ना, वो उसके 2 एंगल्स हैं। एक वो है जहां हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग जो हैं वो इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं इस सारे प्रोसेस के दौरान। जब हमने आखिरी दफ़ा जो पहला सर्वे ऐसा किया जिसका फेज़ 1 था, तो उसमें नेशनल एवरेज 11% थी और छोटे कस्बों में 5-6% के करीब थी, बड़े शहरों में 20-21% के करीब थे नंबर। अच्छा, अब उसका सेकंड फेज हो रहा है आजकल, उसके रिजल्ट्स चंद दिनों में आ जाएंगे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि उसकी एवरेज कहाँ, यानी हम कहाँ से कहाँ मूव किए। वो है सिर्फ इम्यूनिटी जानने के लिए। अच्छा, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं वो इजाफी है, वो ये है कि हम एक्टिवली कुछ जगहों पे ढूंढें कि कहीं इन्फेक्शन है तो नहीं। तो ये मैं आपको बताऊं कि जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें से एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है वो उन लोगों की होती है जिनको खुद सिम्टम्स हैं, जिन्होंने कहा भी हमारी खांसी, उनके टेस्ट हो गए। दूसरे वो लोग हैं जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आते हैं। ये 2 टेस्टों की इस्तेमाल। एक तीसरा इस्तेमाल है जिसको हम सिस्टमैटिक सर्वेज कहते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, जगहों में, स्कूलों में, ट्रैवलर्स में हो रहे हैं, तो वो एक तीसरी कैटेगरी है। अच्छा, अब ये सारी कैटेगरीज जो हैं मिला के ये 29,000 टेस्ट हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा इस बारे में भी कल असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया कि ये PCR टेस्ट है। पाकिस्तान ने बड़ा रिलायबल टेस्ट पे निसार करने का फैसला किया बहुत अरसे तक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सही। अब अलबत्ता एक नया एंटीजन टेस्ट भी आ रहा है, उसकी एक स्पेसिफिक यूजेज है, वो इस तरह हर चीज में हर जगह नहीं इस्तेमाल हो पाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए मैं माफी चाहूंगी इस एंटीजन टेस्ट पे, क्योंकि तफसील से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। लेट मी जस्ट टेक अ वेरी क्विक ब्रेक एंड कम बैक टू यू, क्योंकि कल NCOC ने बिल्कुल, असद उमर साहब ने ये जिक्र किया कि अकॉर्डिंग टू WHO ये एंटीजन टेस्ट की भी मंजूरी दे दी गई है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिनके सिम्टम्स होंगे उनकी PCR टेस्टिंग जरूर की जाएगी। इस सबसे किस हद तक हमें फ़ायदा हासिल होगा, क्या नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज होंगे? डॉक्टर फैसल सुल्तान, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ, हमारे साथ हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की जो खतरे की घंटी है वो बजा दी गई है, और सबसे पहले डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि आप लोगों को वार्न करते हैं कि अभी संभल जाइए खुदारा, ताकि जो है कहीं खुदा ना खास्ता वो हालात ना हो जाएं जो हम देख चुके हैं पहले। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस एंटीजन टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे, और दीगर जो अब बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी हैं, कुछ रूमर्स भी हैं इसके हवाले से, उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं।
बैक डॉक्टर फैसल सुल्तान, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जिसके हवाले से काफ़ी अरसे से डॉक्टर फैसल सुल्तान बार बार तंबीह भी कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है और NCOC की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर फॉलो करनी है। आज के सवालात में हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें इस दिन में क्या क्या इकदाम कर रही हैं और कितनी तेज़ तर इकदाम करने की ज़रूरत है। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द एंटीजन टेस्ट। क्या ये वही हैं जो कहा जाता है कि आप अपनी एंटीबॉडीज टेस्टिंग करवा लें? इज दैट द सेम एज एंटीजन टेस्ट? बिल्कुल भी नहीं जी। जो एंटीबॉडी है, अच्छा इन तीनों टेस्टों को समझ लें। जो PCR टेस्ट जो आज तक तशखीस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो वायरस की बहुत थोड़ी सी मिकदार को भी लेके उसको एम्पलीफाई करके उसको टेस्ट को बता देता है। एक तो ये जो है जिसके ऊपर भरोसा हो रहा है, इट्स वेरी सेंसिटिव टेस्ट PCR, वेरी वेरी सेंसिटिव, मतलब वो इंतहाई लो लेवल्स ऑफ वायरस को भी डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, दूसरा टेस्ट जिसका आपने जिक्र किया जो एंटीबॉडी टेस्ट था, वो चंद हफ्तों के बाद पॉजिटिव आता है जब इन्फेक्शन गुजर चुकी हो बॉडी में से और बॉडी ने उसके खिलाफ रिस्पॉन्स बना ली हो, एंटीबॉडीज बना ली हो, वो मेजर हो जाती हैं उसमें। वो इम्यूनिटी का टेस्ट एक तरह से इनडायरेक्टली हो गया। ये दो हो गए। अच्छा, अब ये है कि चूंकि PCR टेस्ट महंगा भी है और थोड़ा सा उसमें वक्त लगता है और हर लैब ये कर नहीं सकती, तो दुनिया भर की जो लेबॉरेटरी रिसर्च करने वाले लोग हैं, लेबॉरेटरीज हैं, उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि अगर हम एक रैपिड टेस्ट करें, लेकिन वो एंटीबॉडी को ना ढूंढे, वो वायरस को यानी वायरस एंटीजन को खुद ढूंढे। अच्छा, वो ये दरियाफ्त हो गया। अब ये अच्छा टेस्ट है, लेकिन ये PCR के मुकाबले का बहरकैफ नहीं है, उससे थोड़ा सा ये कम है, लेकिन इसकी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। खुसूसन ये टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो ये वाज़ेह हो जाता है कि हाँ एक्चुअल इन्फेक्शन है। इसका मसला सिर्फ ये है कि कुछ सूरतों में ये टेस्ट नेगेटिव होता है जबकि एक्चुअल इन्फेक्शन मौजूद होती है। अब वो कितने परसेंट सिचुएशंस हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉपुलेशन में टेस्ट करें, किस तरह से टेस्ट करें, तो थोड़ी बहुत उसमें एरर का मार्जिन यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा है। अच्छा, लेकिन फ़ायदा क्या है? सस्ता उसकी निस्बत, वो उसकी जो आजकल कॉस्ट है PCR की 6,500 के करीब का है। ये वाला जो है ये तकरीबन 1,500 के करीब इसकी कॉस्ट वाले बनाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फटाफट हो जाएगा, चंद मिनट में हो जाएगा। और इसको डॉक्टर साहब क्या ये स्टार्ट हो चुके हैं? वी हैव दोस किट्स? ये अभी फुली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले चंद हफ्तों में ये अवेलेबल हो जाएगा। तो एक तो बात ये है। दूसरा ये, लेकिन हमने ये भी देखना है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी और इसके बारे में जो ग्लोबल इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, जो दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इसको कहाँ किया जाए। तो इसकी जो यूटिलाइजेशन है ना जी, वो जो इसके बारे में रिकमेंडेशन है वो ये है कि कुछ खुसूसी सिचुएशंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए, जहाँ हॉटस्पॉट्स ढूंढ रहे हैं, लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहते, मुमकिन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो स्क्रीनिंग है उसके अंदर हो जाए। तो ये सिलेक्टेड किस्म की सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बारे में हमने जो गाइडलाइंस हैं वो मुरतब कर दी हैं, एक आध दिन में वो पब्लिश हो जाएंगी और फिर हम इसको एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ये हर कोई नहीं करेगा, इसमें बहुत हमारी कोशिश है कि ऑथराइज जगहों से हो और जिसे कहते हैं ताकि रिजल्ट्स ना सिर्फ के मुस्तनद हों बल्कि हमारा जो नेशनल डैशबोर्ड है उसमें आए। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये अगर कोई बहुत ही जिसे कहते हैं ना सब स्टैंडर्ड जगह पे ये टेस्ट होगा, हो सकता है वो रिपोर्ट ना करें तो आपके जो नेशनल नंबर्स हैं वो सारे उसमें मत जाएगा जी। अच्छा, तो ये तो बात हो गई एंटीजन टेस्ट की। एक चीज़ जो ऑब्जर्वेशन थी जिस वक्त ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप शुरू हुई और उसके बाद जाहिर है क्योंकि कोरोना वायरस कि केसेस बिल्कुल ख़त्म तो कभी भी नहीं हुए, अब वो दूसरी लहर का भी जिक्र आ गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया गया, मैरिज हॉल्स का जिक्र किया डॉक्टर साहब, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स का जिक्र किया गया कि दीज आर प्लेसेस जहाँ से ज़्यादा कोरोना वायरस के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये मेरी नज़र से गुजरा था कि NCOC की ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर हमें मालूम है कि दीज आर द सोर्सेज, बिल्कुल आई कैन कम्प्लीटली अग्री विद द फैक्ट कि देखें मुआशी सूरत हाल भी एक देखनी है, लोगों का रोज़गार, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी, लेकिन एक वबा भी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि वी विल हैव टू कर्टेल दीज गैदरिंग्स? हम रेस्टोरेंट्स के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, क्योंकि जाहिर है वो टेस्टिंग हो रही है और वहाँ पर भी फैकल्टी में भी निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स में भी पता चल रहा है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन वी नो दैट वी हैव एंटर्ड अ सेकंड वेव। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है बात। इसमें सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी तक जो हमने चीज़ देखी और हमारे पाकिस्तान की कोविड रिस्पांस में वो एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ थी, वो ये थी कि हमारा रिस्पांस हमने हमेशा सोचा कि टारगेटेड और डेटा ड्रिवन रखा जाए।
तो अभी भी हम वो रखेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल इन द सेंस के अगर हमें लगता है कि ये चीज़ सूरत हाल जो है ये स्टेबल नहीं हो रही और वर्सन हो रही है, तो अगले हफ्ते इन एनी केस हम इस सारी चीज़ को दोबारा रिव्यू कर रहे हैं, एक चीज़। और फिर इनकी फर्दर कर्टेलमेंट हो सकती है और बिल्कुल वो मुमकिन है कि हो, लेकिन इसके बारे में कबल अज़ वक्त कहना ज़रा थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को देना है कि रिएक्ट करे और मेक श्योर करे कि जी कम से कम रेस्टोरेंट अगर हमने कहा है 10 बजे तो फिर वो बंद हो जाए 10 बजे। शादी हॉल के बारे में जो नंबर्स की मास्क की चीज़ है वो अप्लाई हो जाए। फिर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हम अपनी नेशनल जिसे कहते हैं हेल्थ और ओवरऑल हमारी वेलबींग के साथ वो रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो मुमकिन है इनमें कुछ चीज़ों कुछ एक्टिविटीज़ को फर्दर कर्टेल किया जाए अगर खातिर खा नतीजे सामने ना आए। अच्छा, सो डॉक्टर साहब ये बताएगा कि एनसीओसी में जाहिर है कि सिंध का स्टांस हमेशा बहुत ही मुख्तलिफ रहा। जब पहली लहर थी, बाद में मुराद अली शाह साहब भी इसका जिक्र करते थे कि हम तो चाहते नहीं हैं कि ये भी खुले या इस तरह से बंद हो या वट एवर, जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। इस मरतबा क्या सारे सूबे मतलब सिर्फ सुकून में लग रहे हैं? मुझे तो काफ़ी मतलब कहीं से कोई आवाज़ है सच नहीं आ रही कि यू नो दे वुड से कि ओ वी वुड लाइक टू क्लोज डाउन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और वी फील कि कोई एक सूबा समझता है कि जी हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल्स में बड़ा ज़्यादा रश होने लगा है या रेस्टोरेंट्स में होने लगा है, तो हम समझते हैं कि हमें तो ये एक्शन लेना होगा। ये आवाज़ें क्या एनसीओसी की डिस्कशन तक अब तक आई हैं? ये सब कुछ है जी। देखें, पब्लिक डिस्कोर्स में अगर कभी डिसएग्रीमेंट दिखा भी है तो मैं आपको सच बताऊं कि जो एनसीओसी के अंदर डिस्कशन है वो हमेशा बड़ा पुरवकार और मंतक के गिर्द घूमा है। जब भी कभी बात हुई है तो हमें वो देखें, पब्लिक डिस्कोर्स में कई दफ़ा पॉलिटिकल इतनी हीट होती है, कई दफ़ा लोग एक बात को थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एग्जैजरेट भी हो जाती है, लेकिन असल में बिहाइंड द सीन्स जितनी कोऑपरेशन रही है इस सारे काम में वो मेरे ख्याल अनप्रेसिडेंटेड है हमारे मुल्क की हिस्ट्री में। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो ठीक है एक स्टेज के ऊपर देयर वाज ग्रेटर एपेटाइट, या एक वो जिसे कहते हैं ना दुनिया भर के इंटरनेशनल नंबर्स को देख के एक पैनिक की, परेशानी की, बदहवासी किसी हद तक की सूरत हाल थी दुनिया में, तो उसको देख के हमारे यहाँ भी जो बहुत लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात पे इसरार किया कि जी ब्रॉड शटडाउन्स हों, ये हो वो हो। लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमने रिस्पांस तो हर सूरत में करना है और उसको हमने बेस करना है हमारे रिस्क असेसमेंट पे और एपिडेमियोलॉजी पे। तो वो अभी भी वो कोहेरेंस, कोहेजन, कोऑपरेशन 100% चल रही है, ऐसी कोई बात। और इन्हीं फिगर्स को देखकर अब सारे डिसीजंस जो हैं वो ज़ाहिर लिए जा रहे हैं। सो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर है आपने कहा कि वो पॉलिटिक्स में ज़ाहिर एग्जैजरेशन भी होती है, बड़ी चीज़ें सियासत की भी होती हैं। ऑपोजिशन बार बार ये कह रही थी, जिस वक्त आप ये कह रहे थे हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि दूसरी लहर का खदशा है, उस वक्त खदशा की बात हो रही थी। ऑपोजिशन कहती है कि जी हमने अपनी तहरीक शुरू की, जल से जुलूस ऐलान किए, रैलियों का ऐलान किया, इसलिए अब इनको कोरोना याद आ गया। सो ज़रा ये भी लोगों के अंदर मैं चाहूँगी कि क्लैरिटी आप दे दें कि भाई ये कोरोना एग्जिस्ट करता है, हैज़ नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिक्स नाउ। बिल्कुल जी, देखिए हमारा रोल एनसीओसी के अंदर तो इंतहाई प्रोफेशनल है। हमारा काम है कि हम मुल्क के सामने और तमाम लीडरशिप, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि नेशनल लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप, हर मुख्तलिफ पार्टीज़ की मुख्तलिफ जगहों में हुकूमत है, तो हम उन सबको जवाबदेह और ज़िम्मेदार हैं और हम बड़े जिसे कहते हैं ना सीरियसनेस के साथ ये बताते हैं बात जब भी करते हैं। तो हमने ये नहीं देखा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी, देखें वो एक जमहूरी मुल्क का इनहेरेंट हिस्सा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो जमहूरियत कैसे, वो तो एक एक्सपेक्टेड चीज़ है, लेकिन हमने उसको भी टेलर करना है अपनी इस मौजूदा एपिडेमिक के साथ, और उसको टेलर करने के तरीक़ाकार भी हमने कुछ वजह किए हैं और उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं विद टाइम, डिपेंडिंग कि अगर ये वबा आगे जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं। देखें कोरोना के फिगर्स तो वही हैं जो कि प्रोविंसेस से आ रहे हैं, उनको हम इकट्ठा वो एक जगह आते हैं तो वो खुद से तो हम इजाद कर नहीं सकते। और इसमें देखें कोई एक स्टेटिस्टिक ऊपर गई होती तो हम कहते चलो यार ये एरर है, नंबर मरीजों के बढ़े, परसेंटेज बढ़ी, एदाद शुमार जो अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं वो बढ़े, डेथ्स बढ़ी, तो अब कोई इसमें शक तो रह नहीं है। तो इसका मतलब ये जितनी भी गैदरिंग्स हम देख रहे हैं, हम जलसों में भी देखा, लोगों ने क्या हार्डली आपको मास्क पहने नजर आएंगे। इसी तरह से चाहे वो क्लोज डोर्स हो रही हों या फिर ओपन रैलीज हो रही हों, सब में वो मास्क की नौयत, वो एसओपीज़ की बड़ी कम है, फिर तो ये काफ़ी बड़ा ख़तरा भी हो सकता है। ये ऐसे ही है जी, लेकिन मैं अब मेरी अपील तमाम लीडरशिप से, सबसे अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, क्योंकि ये हमारा नेशनल कॉज है, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है ना। हर कोई अपनी रैली ज़रूर करे, लेकिन वायरस ने ये थोड़ी देखना है कि कौन सा झंडा हमने उठा रखा है। तो वो तो हर जगह अटैक कर सकता है जहाँ लोग इकट्ठे हों, खुसूसन मैं आपको बताऊँ, खुसूसन तंग जगहों पे।
जहाँ टाइट स्पेसेस में लोग हैं। तो इसीलिए हमारा जो फोकस, जैसे आपने भी बताया कि रेस्टोरेंट्स में थोड़ा इसलिए भी रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट्स में मास्क पहनना वैसे ही एक मुश्किल है। आप जाएंगे, बैठेंगे, चलें थोड़ी देर मास्क पहनेंगे, खाना मांगेंगे, ऑर्डर करेंगे, खाना आएगा, उस दौरान तो आप मास्क उतारेंगे, गुफ्तगू भी जारी होती है, सोशल, एक खाना पीना एक सोशल एक्टिविटी है ना, बात करते हैं बिल्कुल, और क्लोजली बैठे होते हैं। इसी तरह शादी ब्याह में वही मसला है, वहाँ भी खाना सर्व होता है। तो ये दो एरियाज ऐसे हैं जहाँ आप जबरदस्ती मास्क का कहें तो कम से कम खाने के दौरान तो उतारना पड़ेगा। तो इसीलिए हम समझते हैं कि यहाँ खुसूसी एफर्ट की जरूरत है। लेकिन पब्लिक गैदरिंग्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे शादी ब्याह हो या कोई और वजह हो, रिस्क तो अपनी जगह, और ये इतनी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं कि मैं समझता हूँ कि इससे जो है ना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट जरूर आ सकता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, बड़ा कम वक्त रह गया है। लोगों का ये सवाल होता है कि जब एनसीओसी सूबाई हुकूमतें कहती हैं जी 10 बजे तक या शाम 6 बजे तक या शाम 7 बजे तक, तो क्या कोरोना उसके बाद एक्ट करता है, इससे पहले नहीं करता? ये मंतक उनको समझ में नहीं आती। अच्छा, ये देखें, ये सिर्फ रिस्क बिहेवियर को शॉर्टन करने या रिड्यूस करने की बात है। अगर रेस्टोरेंट ज़्यादा देर तक खुला रहेगा या शादी बड़ी देर तक चलती रहेगी तो जो एक्सपोजर है लोगों का वो उतना लंबा हो जाएगा। सो ये जो रिस्क है ना एपिडेमियोलॉजी में, ये जो कुर्बत, डिस्टेंस और नंबर ऑफ मिनट्स जो है उसमें एक्सपोजर, ये दोनों चीज़ें ऐड करती हैं। शादियों में खुसूसी तौर पर जो रिस्क है वो ये है कि वो तमाम लोग जो आम हालात में एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, अपने सोशल बबल से बाहर आ रहे हैं, तो वो एक से दूसरे और दूसरे से चौथे को इन्फेक्ट करने की काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ लोगों के अंदर ये अवेयरनेस के लिए हमारे साथ ये सिटिंग रखी। वी विल डेफिनेटली कीप इन टच विद यू। वेल, आई होप नॉट कि ये कोरोना की दूसरी लहर उस तरह से शिद्दत पकड़े और हम इसको कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल करें। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ साथ जाहिर है हम सब पर ये लाजिम है कि हमने बड़ा इसको, वो जैसे कहते हैं ना, ईजी ले लिया कि कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है दुनिया के ममालिक में, बड़ी जगहों पर बड़ी तेज़ी से ये फैल गया है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये एक ट्रेन की तरह है, जब एक दफ़ा चल पड़े तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। अभी कम से कम हम वहाँ पर हैं जहाँ पर वो ख़तरे की घंटी बजाई गई है कि अगर हम खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, जिसमें हमने फासला रखना है, हमने मास्क पहनना है, गैर ज़रूरी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, वो तमाम चीज़ें फॉलो कर लें तो काफ़ी हद तक हम इसको कर्टेल करने में कामयाब होंगे। नॉट टू फॉरगेट 3% का उन्होंने पॉजिटिविटी का जिक्र किया है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि दूसरी लहर के खदशात, स्पेशली इन सिटीज़ विद स्मॉग एंड पोल्यूशन, उसका भी जिक्र किया। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद ज़ाहिर है सियासी फ्रंट के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट आज एक मैं कहूँगी नेशनल सिक्योरिटी लेवल के हवाले से रादर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि DG ISPR की जानिब से की गई। अयाज सादिक साहब के कल फ्लोर ऑफ द हाउस के बयान पर, जिसपे जो बयान इंडिया ने उसे पिक किया और पिक करने के बाद उसने पाकिस्तान की तरफ तमाम तर जो अपने तंज के निश्तर थे और बहुत सारी बातें थी वो कर डाली। उसकी आज बड़ी साफ अल्फाज में, बड़े शॉर्ट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ऑन 1 पॉइंट एजेंडा DG ISPR ने क्लैरिफिकेशन दी कि नेशनल सिक्योरिटी के से मुंसलिक जो मामलात हैं उसकी तारीख को कल अयाज सादिक साहब के बयान ने मस्क किया है। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। DG ISPR की जानिब से आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए की गई, बड़ी ब्रीफ 1 पॉइंट एजेंडा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कहा गया कि कल के बयान से जो नेशनल सिक्योरिटी की तारीख है या उससे मुंसलिक मामलात की तारीख है उसे मस्क करने की कोशिश की गई। इसी जो ISPR की DG की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसी पर 2 मैसेजेस बहुत ही एविडेंट थे जो उन्होंने दिए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और उसके बाद जो है जाहिर है ये आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी कल के बयान के बाद से लेके आज तक बहुत लोगों के जज्बात जो हैं वो बड़े मजरूह भी हुए हैं, क्योंकि भारत ने इस बयान को अपने लिए इस्तेमाल किया है और इससे ये महसूस हुआ है कि जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान पुलवामा अटैक के बाद कोई डर गया हो और हमने डर के अभिनंदन को वापस किया गया हो, जबकि एलानिया हमने उनको, और वो भी दिन की रोशनी में, जैसे ब्रॉड डे लाइट कहते हैं, हमने उसका जवाब भी दिया था, इससे ज़्यादा भी दे सकते थे, लेकिन अभिनंदन को जो वापस किया गया वो अमन का पैगाम भी था और जेनेवा कन्वेंशन के तहत किया गया था। ये जो सारी सियासत इस वक्त हो रही है, इस सियासत ने नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर भी जाहिर है बड़े मनफी असरात पड़ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब,
बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो DGISPR की जानिब से दिया गया है। 2 मैसेजेस जो हैं वो हमने रीड किए, आप जरा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वो 2 मैसेजेस मैं समझ गया कि आपने क्या रीड किए होंगे, मैंने भी यही रीड किए हैं। पहला तो ये कि जनाब या सादिक साहब ने द फ्लोर ऑफ द हाउस जो कल जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक मिसपरसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, हालात को, हकाइक को मस्ख करने की कोशिश की और एक किस्म का आप समझे कि कौम को मिसलीड किया गया। जिस तरह के अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन को जो कि जंगी कैदी हमारे पास था, जिसको जिनेवा कन्वेंशन के तहत वापस किया गया कि जनाब वो किसी प्रेशर में आके या डर के हुकूमत ने और जाहिर बात है फौज ने उसको वापस किया कि जी कि इंडिया रात को हमला न कर दे वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज है जो कि आवाम को भी जाता है और एक बड़ा मैं समझता हूँ ये ऐसा मैसेज है जो कि जिससे ईद हो गई इंडियन मीडिया के लिए कि देखें जनाब एक साबिक स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान ऑपोजिशन के लीडर उन्होंने पार्लियामेंट फ्लोर पे ऐसा जो है बात कर दी। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि ये जो बयान है आपके नजदीक ये सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, जैसे कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, ये स्लिप ऑफ टंग थी, ये सियासत में या जिसे कहते हैं जोश खितावत में इतना आगे चले गए या किसी को खुश करने के लिए किया गया? देखिए मैं ये समझता हूँ, पहले मैं क्विकली एक बात कर दूं, या सादिक साहब के लिए है वो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और काफी लोग उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो एक मैच्योर्ड और एक बड़े सोबर सियासतदान है और लोगों ने उसको देखा है उनके परफॉर्मेंस एज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। अब मुझे भी हैरानी ये हुई कि ये इनको क्या हो गया एकदम। देखिए इस वक्त जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जंग चल रही है, आई यूज द वर्ड जंग विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जिस तरह वो डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जो बाकी PMLN की लीडरशिप है उनको इससे दूर रहना चाहिए। बिकॉज मरीम नवाज और नवाज शरीफ जो है उनकी बयानी को लेके एक किस्म का मैं समझता हूँ कि अय्याज सादिक भी कल आए मैदान में, हालांकि इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। वो एक्चुअल एजेंडा जो है, जो एक्चुअल मकासद है, वेस्टेड इंटरेस्ट, वो तो शरीफ फैमिली के हैं, वो तो नवाज शरीफ के हैं, मरीम नवाज के। और मेरा ख्याल फौज का अय्याज सादिक के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ही हैज ऑलवेज बीन हेल्ड इन हाई रिगार्ड, क्योंकि एक मैच्योर्ड और अच्छे सीनियर सियासतदान है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें अय्याज सादिक साहब ने एक बात जो उन्होंने कही, जिसको जो मैं भी पहले दिन से कहता रहा हूँ, और वो एक जनरल जिसकी वजह से वो दैट वाज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी यस्टरडे। सब्जेक्ट तो यह था कि जनाब हमने घुटने टेक दिए और डर के इसको वापस कर दिया। लेकिन जो जहाँ पे मैं समझता हूँ कि बात सही है, जो मैं आज भी स्टैंड करता हूँ कि हमने बहुत जल्दी उसको वापस कर दिया अभिनंदन को। जब MiG-27 जहाज इंडियन एयरफोर्स का हमने कारगिल की जंग में गिराया गया था, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और या अपना जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ, उस वक्त भी मेरे ख्याल 6-7 दिन लगे थे उनके पायलट जो हमने जंगी कैदी बनाया था उसको वापस भेजने में। बिल्कुल, ये तो एक आपका है क्योंकि वक्त बहुत कम है। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइएगा, क्या हमारे पॉलिटिशियंस को ये ट्रेनिंग नहीं है कि सियासत को नेशनल सिक्योरिटी से बिल्कुल सेपरेट रखना है? देखिए पॉलिटिकल आपके जातीय एजेंडा हो, आपके पार्टी इंटरेस्ट हो, आपके सियासी इंटरेस्ट हो, हमेशा नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल और कौमी सलामती के इंटरेस्ट वो हमेशा मुकद्दम, हमेशा टॉप पे होते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे आपको इनको सोचना चाहिए, खासकर वो लोग जो कि हुकूमत में पहले रहे हैं और जो हुआ प्रिवी टू नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, देखें कोई हाई लेवल मीटिंग में अटेंड करते रहे हैं, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ब्रिगेडियर साहब, शिबली फराज साहब ने कहा है कि इनको माफी मांगनी होगी फिर कोई बात होगी, तो यू थिंक कि हाँ ये माफी मांगना बनती है, लाजिम है? देखिए मुझे नहीं मालूम कि ये आके इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की है, तो असुलन जमहूरी तरीका ये है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके फिर ये DGISPR के इस बयान पे इनको चाहिए अपना रद्द-ए-अमल दे और अपॉलोजाइज करे कौम से कि जनाब तुमको तकलीफ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाहिर है कि पूरा एक अगर आप सिनेरियो देखें इस वक्त बिल्कुल तब्दील हुआ नजर आया है। कल के बयान के बाद से इंडिया की, जैसे ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, जैसे कि ईद हो गई। क्यों आपने ये बयान दिया, ये आपको सोचना होगा और हमारे पॉलिटिशियंस को भी ये सोचना होगा कि सियासत और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को आपने अलग रखना है। ब्रिगेडियर साहब भी समझते हैं क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये बात हुई है, इसलिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर ही आपको
पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जबकि हुकूमत की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यही कहा गया कि पहले माजरत बनती है और उसके बाद अब कोई बात होगी। बहरहाल लेट्स टेक अ ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी जॉइनिंग यू इंशाल्लाह ताला वेरी सून। अब तो हमारी मुलाकात आपसे मंडे के दिन होगी। कीप एन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ऐसे बयान नहीं देने हैं जिससे आपके दुश्मन को खुशी होती है, आपका दुश्मन जो है उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। क्या हम सियासत में इतना आगे चले गए हैं? इन द डेज टू कम वी शैल बी डिस्कसिंग दिस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।